हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हीट चैप्टर जो कि चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, हमने उसको बुक वाइज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके नोट्स पढ़ेंगे जिसको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ब्लैक चीज़ आप ब्लैक पेन से नोट डाउन कर सकते हो एंड ब्लू चीज़ ब्लू से। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आपके बुक में एक्टिविटी दी होगी जिसमें आपको हाथ डालना है, 3 टब लेने हैं जिसमें आपको एक में हॉट वाटर रखना है, एक में कोल्ड वाटर रखना है एंड एक में वार्म वाटर रखना है। वो जो एक्टिविटी है कि आपको कैसी फीलिंग आती है जब आप गर्म वाटर में अपना हाथ रखते हो, जब ठंडे वाटर में अपना हाथ रखते हो एंड जब गर्म वाटर ठंडा दोनों मिक्स कर कर उसमें जब अपना हाथ साइमल्टेनियसली जल्दी से आप डालते हो उठा के, तब क्या फीलिंग आती है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है। आपने ये 3 टब लिए, ठीक है। एक में आपने बहुत हॉट वाटर डाला था, गरम एकदम हल्का गरम नहीं था, बहुत हॉट वाटर था। फिर कोल्ड वाटर था एंड फिर हॉट और कोल्ड दोनों मिक्स था, मतलब वार्म वाटर था। फिर आपने क्या किया, हॉट वाटर में थोड़ी देर हाथ डाल कर रखा, ठीक है, थोड़ी देर। फिर कोल्ड वाटर में आपने अपना इसमें लेफ्ट हैंड एंड इसमें राइट हैंड डाल कर रखा। फिर थोड़ी देर बाद आपने साइमल्टेनियसली उठाकर, साइमल्टेनियसली मतलब अचानक से उठाकर अपने अपना हाथ इसमें डाल दिया। तो आपको हॉट में अपना हाथ गर्म फील हुआ, कोल्ड में ठंडा फील हुआ। अब हॉट और कोल्ड में आपका दोनों हाथ आपको वार्म फील होगा? नहीं होगा। आपको अपना हॉट वाला हाथ एकदम गर्म ही फील होगा, भले ही आप चाहे नॉर्मल वाटर में पानी डाल दो, लेकिन और कोल्ड वाला हाथ आपको कोल्ड ही फील होगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद कहीं जाकर ये टेम्परेचर डाउन होगा, फिर आपको नॉर्मल वाटर का पता लगेगा। लेकिन जब इतनी देर आपने हॉट वाटर में अपना हाथ रखा है, कोल्ड वाटर में अपना हाथ रखा है, तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी जब आप अचानक से डालोगे। तो इसके मतलब एक ही चीज़ है कि अवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, उसकी कितनी डिग्री है, ये हमें नहीं बताता, ठीक है। हमारा हाथ हमारे ऑर्गन्स नहीं पता कर सकते, ठीक है, कि ये जो वाटर है ये कितना गर्म है, ये जो वाटर है ये कितना ठंडा है। इसलिए हम यूज़ करते हैं किसका, थर्मामीटर्स का। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, उसकी कितनी डिग्री है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। एंड थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने में जो डिवाइस यूज होता है उसको हम थर्मामीटर कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए कोई ना कोई डिवाइस तो होना चाहिए ना। तो थर्मामीटर, जब आपको बुखार आता है तब आप बेसिकली ये थर्मामीटर यूज़ करते हो अपना टेम्परेचर नापने के लिए, एंड डॉक्टर्स भी इसे यूज़ करते हैं। अब 3 टाइप के थर्मामीटर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा, एंड फिर डिजिटल के बारे में बहुत थोड़ा। हम प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे तीनों थर्मामीटर के। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर, ये ऐसा थर्मामीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। ये एक ऐसा थर्मामीटर होता है जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है। फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि विच हेल्प्स टू मेजर द ह्यूमन बींग टेम्परेचर, जो कि ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है, उसे हम क्लिनिकल। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स, ना एनिमल ना किसी का भी नहीं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ, क्लिनिकल थर्मामीटर के ये मतलब वो कैसा दिखता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, बहुत पतला होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, उसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब चढ़ी होती है। बल्ब एट, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, ठीक है। एक साइड में इसका बल्ब होता है, आपने देखा होगा कि थर्मामीटर कुछ ऐसे होते हैं। एक साइड में ये जो आप देखते हो इसे हम कहते हैं बल्ब, एंड दिस बल्ब कंटेन द, एंड इस बल्ब के अंदर होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ इतना सा जान लो, ये एक तरीके का लिक्विड होता है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। लिक्विड में फॉर्म में होता है एंड बहुत ज़्यादा गर्म होता है। स्मॉल शाइनिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ मरकरी। मरकरी की ये डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल। द स्केल वी यूज टुडे इज द सेल्सियस स्केल। अब आपकी बुक में पहली ने क्वेश्चन पूछा है कि हम पहले फ़ारेनहाइट यूज़ करते थे, तो येस वो बॉक्स को भी आप पढ़ लेना, बट आपको भी सेल्सियस स्केल पढ़ना जरूरी है। और आज के टाइम पर हम सेल्सियस स्केल यूज़ करते थे, पुराने के टाइम पे हम फ़ारेनहाइट स्केल को यूज़ किया करते थे। अब आप बोलोगे फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ से आ गई, ये किसी दूसरे थर्मामीटर में होती है? नहीं, ये जो थर्मामीटर होता है इसी के ऊपर वाले साइड होती है जो सेल्सियस स्केल, एंड इसी के नीचे वाले साइड होती है फ़ारेनहाइट स्केल। कहने का मतलब ये स्केल एक ही है, बस डिग्री हम अलग कर देते हैं। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो द स्केल वी यूज टुडे उसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। आप देख सकते हो 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो रहा है एंड 42 डिग्री सेल्सियस पर ये ख़त्म हो रहा है। ये इसकी रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे ये बल्ब है एंड इसके अंदर जो जो आप शाइनिंग का मैटर देख रहे हो ब्लैक कलर का, इसको हम कहते हैं मर्क्यूरी।
ओके। अब प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेबोरेटरी का पूछ सकते हैं या फिर क्लिनिकल का। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से आपको इसको वॉश करना है, चाहे वो डेटॉल हो चाहे वो कुछ हो। डॉक्टर स्पेशल लिक्विड यूज़ करते हैं इसके लिए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट वॉश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं पूरा पानी में भिगो दो इसको, एक कपड़ा लो जिसको हल्का सा गीला करो या फिर उसके अंदर कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डालो एंड इसका बल्ब जो है वो साफ़ कर दो। बल्ब यानी इसका ये जो आगे वाला जो हिस्सा है इतना, ओके। Next are the jerks will be bring the level of the mercury down, ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे किसी भी पर्सन का आपने टेम्परेचर नापा, ये जो आप डार्क ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हो ये यहाँ तक है, ये क्या है, मर्क्यूरी है, मतलब इस बंदे का इतना टेम्परेचर है। अब आपको क्या करना है, उससे पहले इसको जर्क देना है, झटका देना है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स को देते हैं, इसका ऐसा क्यों देते हैं, ताकि जो मर्क्यूरी है ये वापस अपनी जगह पर आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि जब हम किसी और बंदे का टेम्परेचर नापेंगे तो फिर उसका टेम्परेचर अलग होगा, अगर आप ऐसे ही उसका टेम्परेचर नापोगे तो फिर वो उतना ही दिखाएगा। नेक्स्ट प्रिकॉशन है होल्ड द थर्मामीटर विद द केयर, ये तो कॉमन सा प्रिकॉशन है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, बल्ब से नहीं होल्ड करना है। क्यों नहीं होल्ड करना है, सबसे पहले बात तो जब आप बल्ब से उसको पकड़ोगे तो उसका मर्करी है जो कि बहुत गर्म है, जो कि फील होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अभी डिजिटल थर्मामीटर्स भी होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स भी होते हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। सिर्फ अभी क्लिनिकल पे ध्यान दो। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कहाँ से होती है, 35 से लेकर के 42 तक होती है। कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं जिनकी 10 से स्टार्ट होगी 110 तक, या फिर जिनकी 100 तक होगी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ क्लिनिकल थर्मामीटर की। क्लिनिकल थर्मामीटर से अगर आप किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो वो 37 डिग्री सेल्सियस अगर आया तो वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि जो बाकी थर्मामीटर्स होते हैं जिनकी 100 डिग्री तक उसकी रेंज होती है थर्मामीटर की, उधर 98 97 ये नॉर्मल माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर की, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद डिग्री सेल्सियस, ये चाहो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि हम पहले भी लिख चुके हैं कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। अब किसी का 37 नहीं आया, किसी का 36 आया, तो वो नॉर्मल नहीं है क्या, वो बंदा नॉर्मल नहीं है, उसको ज़रूरत है डॉक्टर की, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं एवरेज बॉडी टेम्परेचर। एवरेज बॉडी टेम्परेचर का मतलब अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो चलेगा, ठीक है, वो भी नॉर्मल है। ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द हेल्दी पर्सन, बहुत सारे हेल्दी पर्सन ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है, थोड़ा सा 36 आता है, थोड़ा सा 35 आता है। तो आप ये दोनों लाइन्स नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। द थर्मामीटर विच आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने में काम आता है। अगर आपको वाटर का, मिल्क का, इन सब का अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है, ह्यूमन बॉडी सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर में होगी, ठीक है। ना लेबोरेटरी को आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ कर सकते हो, ना क्लिनिकल को आप ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबका काम अलग अलग है। लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नापते हैं। इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है। रेंज में प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये साइज़ में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, ये होता भी बड़ा है। एंड इसका जो बल्ब है ये भी आपको दिख रहा होगा, इसमें भी मर्क्यूरी होता है, ठीक है। ये आप मर्क्यूरी दिख रहा है रेड कलर का। एंड ये जो आप रेडनेस देख रहे हो ना, और ये रेडनेस तक कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, तो ये मर्क्यूरी है, ओके। ऐसा दिखता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। नेक्स्ट, अब इस लेबोरेटरी थर्मामीटर्स को यूज़ करते टाइम हम कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है। तो शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टिल्टेड, इसको हमेशा सीधा रखना है। इसको जैसे ही आपने टेढ़ा किया, ये इसका जो मर्क्यूरी है वापस नीचे आ जाएगा। यस, एक किंक नाम की चीज़ होती है, ओके, एक किंक नाम की चीज़ होती है हर थर्मामीटर में, बट इसके अंदर नहीं होती है। लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर किंक नहीं प्रेजेंट होता है। देखो, बल्ब के बाद ही जस्ट किंक प्रेजेंट होता है। अब किंक करता क्या है, समझ लो कि आपने अपना जो टेम्परेचर है क्लिनिकल थर्मामीटर से नापा, एंड फिर आपने उसको पढ़ने के लिए उसको अपनी बॉडी से बाहर
निकाला। बॉडी से बाहर निकालने के बाद आपने देखा कि उसमें कुछ नोट डाउन ही नहीं हुआ, मतलब उसका मर्क्यूरी लेवल, ये जो ऑरेंज ऑरेंज आपको लाइन दिख रही है, ये वापस पीछे चली गई। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, ऐसा होता नहीं है। आप क्लिनिकल थर्मामीटर में रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आप जब अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल के देखते हो तो अच्छा खासा आपको टेम्परेचर वहाँ पर दिखता है। बट और ये किसकी वजह से होता है? ये टेम्परेचर रोक कर कौन रखता है यहाँ तक? किंक। किंक का यही काम होता है। किंक प्रिवेंट द मर्करी लेवल, ये जो मर्करी का लेवल है ये गिरने से बचाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में ही होता है। ओके, अब लेबोरेटरी थर्मामीटर को सीधा रखना क्यों चाहिए, टिल्ट क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होता है। एंड किंक कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पर। बट यहाँ कोई किंक प्रेजेंट नहीं होता लेबोरेटरी थर्मामीटर में। इसलिए समझ लो आपने वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए इस क्लिनिकल थर्मामीटर को आपने एक बीकर में डाला जिसके अंदर वाटर है। ठीक है, एंड इसको आपने सीधा भी रखा। अब जैसे ही टेम्परेचर देखने के लिए आप इसको बाहर निकालोगे तो वैसे ही आप देखोगे कि कुछ टेम्परेचर नोट डाउन ही नहीं हुआ। बट वाटर तो बहुत गर्म था, फिर टेम्परेचर क्यों नहीं नोट डाउन हुआ? तो टेम्परेचर नोट डाउन हुआ था बट वो टेम्परेचर वापस गिर गया जैसे ही आपने वाटर के साथ लेबोरेटरी थर्मामीटर का कांटेक्ट छोड़ दिया, मतलब आपने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जब भी आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर से कुछ भी मेजर करना है तो वो उस चीज़ के कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब आप उसको सीधा रखोगे। थोड़ा सा भी टेढ़ा रखा, काम खत्म। ठीक है, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर। जो उसका बल्ब होता है, जो कि मेन यहाँ पर आपने देखा होगा ये है थर्मामीटर, इसका जो बल्ब होता है, ये जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो वो इसके पूरा आसपास घिरा होना चाहिए। जैसे वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो पूरा वाटर इस बल्ब के आसपास होना चाहिए। तो ये चीज़ लिखिए, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। बल्ब जो है उन सारी तरफ से घिरा होना चाहिए जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो। मिल्क का मेजर कर रहे हो तो हर तरफ मिल्की मिल्क होना ज़रूरी है। ओके, बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। ये जो बल्ब है ये बीकर को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ लो इसके अंदर वाटर रखा है, अभी तो नहीं रखा है, बट अगर इसके अंदर वाटर रखा तो आप इसका टेम्परेचर मेजर करते हुए ये बल्ब इसको टच नहीं होना चाहिए, सरफेस को बिल्कुल भी। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट थी जो कि आई थिंक लेबोरेटरी की ही पूछी जाती है एग्जाम्स में। जो यूटी वंस होते हैं, जो आपके यूटीज होते हैं, उसमें तो क्लिनिकल की पूछी जाएगी, लेकिन फिर लेटर ऑन लेबोरेटरीज की। टेम्परेचर ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन ओनली रीड व्हेन द बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर आप सिर्फ तभी गिन सकते हो जब बल्ब आपका ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि किंक प्रेजेंट नहीं होता है, किंक एब्सेंट होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, एंड क्लिनिकल में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं डिजिटल थर्मामीटर की। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इसमें मर्क्यूरी की बात है। मर्क्यूरी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। डिजिटल, फिर आप सोचोगे मर्क्यूरी तो टेम्परेचर को मेजर करता है, फिर इसमें कैसे मेजर नहीं होता? तो इसमें मर्क्यूरी मेजर नहीं होता, ये डिजिटली है, जैसे इसका नाम है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से बना है, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द थर्मा। अगर आपका क्लिनिकल थर्मामीटर टूट गया, अगर आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर टूट गया, तो उसके अंदर जो मर्क्यूरी है अगर आप उसको डस्टबिन में ऐसे ही फेंक देते हो तो वो बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस होता है। बहुत ही टॉक्सिक मतलब होता है हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो किसी को भी आसानी से चोट पहुंचा सकता है। बट डिजिटल थर्मामीटर में मर्क्यूरी प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये अगर टूट भी गया तो आप इसको आसानी से जो है डिस्पोज कर सकते हो। सिर्फ ये कॉमन सेंस वाली बात थी कि मर्क्यूरी जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, एंड अगर आपका थर्मामीटर टूट जाए तो बहुत मुश्किल होती है कि हम इसको कैसे डिस्पोज करें। डिजिटल तो आप इसको अच्छे से पैक कर फिर आप इसको डिस्पोज कर सकते हो। डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ द मर्क्यूरी। तो डिजिटल थर्मामीटर ही मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं जिसके अंदर मर्क्यूरी नहीं होता है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्लिनिकल थर्मामीटर, उसके प्रिवेंशंस एंड उसकी रेंज। फिर हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा, उसके प्रिवेंशन और उसकी रेंज। फिर डिजिटल थर्मामीटर एंड उसके कुछ मर्क्यूरी के बारे में, उसके बारे में कुछ पढ़ा, बस। अब हम नेक्स्ट, जो ये डिजिटल थर्मामीटर्स ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हो कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं। अब कंडक्टर और इंसुलेटर, फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, बस। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर है मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड द कंडक्टर ऑफ हीट। आपने तवा चढ़ाया, ठीक है, वो तवा पूरा लोहे का बना है, पूरा, ठीक है, कहीं पे भी लकड़ी, कहीं पे भी प्लास्टिक कुछ भी नहीं इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो जैसे तवा का ये वाला हिस्सा आपने गैस पर चढ़ाया था, बट ये क्यों गर्म हो गया? वो इसलिए गर्म हो गया क्योंकि जो आयरन होता है, ये आयरन से ही बना है ना, क्योंकि जो आयरन होता है वो अपने आसानी से
आसानी से अपने आप से हीट पास होने देता है। तो ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से अपने आसपास से हीट पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स। अब आपको सिर्फ ऐसे नहीं बोलना है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। ठीक है, तो आपको बोलना है हीट, कंडक्टर ऑफ हीट। तो मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड द कंडक्टर्स ऑफ हीट, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। आप इसको, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। कॉपर की यहाँ पर आप बॉटल्स देख रहे हैं, एल्यूमिनियम के आप यहाँ पर बर्तन देख रहे हो। अब नेक्स्ट है इंसुलेटर, एग्जैक्ट इसका उल्टा। आपने यहाँ पर इस पैन में जो तवा आपने चढ़ाया, जो मतलब एक आपका घर का तवा ले लेते हैं जिसके यहाँ पर कुछ वुडन, कुछ लकड़ी का लगा हुआ है। ठीक है, पैन का जो होल्डर है उसमें कुछ लकड़ी का लगा हुआ है। अब बताओ ये गर्म होगा कि नहीं? ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो वो समझ लो प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक अपने आप से हीट को एंट्री नहीं देता है। तो द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, रबर, वाटर, एयर। प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक का डिस्पोजल ग्लास हो गया, टेबल जो कि वुड की बनी है, एंड रबर ग्लव्स। नेक्स्ट, देर आर 3 ways इन विच द हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन 3 तरीके से हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ कंडक्शन। सेम हम पेन का एग्जाम्पल ही लेंगे, एंड इसमें अगर आपको पेपर में भी आता है तो भी आपको पेन का ही एग्जाम्पल लेना है। इफ पेन डू नॉट हैव एनी प्लास्टिक, रबर और वुड होल्डर, अगर इसका कुछ होल्डर ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि जो पेन है, पेन तो गर्म हुआ, पेन क्या है? पेन है हॉटर एंड, पेन क्या है? हॉटर एंड, एंड ये होल्डर क्या है? अभी ठंडा है, अभी कूलर एंड है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इधर से इधर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। एंड ये बेसिकली कहाँ पर होता है? सॉलिड में। ठीक है, ये देखो, ये ट्रांसफर ऑफ हीट टू हैंडल, ये कोशिश करता है हैंडल्स में ट्रांसफर करने की, बट ये बीच में रोक लेता है। ठीक है, ये प्लास्टिक का जो हैंडल है ये हो गया। फिर आपके बुक एक्टिविटी में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको जब एनसीईआरटी बुक का चैप्टर ये पढ़ाया था उसमें एक्सप्लेन कर रखी है, फिर भी मैं छोटा सा इसका देना चाहूँगी। आपने यहाँ पर एक कैंडल जलाया, एक रॉड जो है उसको रखा, ये बस उसको सहारा देने के लिए एक रॉड रखा जिसपे आपने कैंडल्स यहाँ पर अलग अलग जगह पर प्लेस कर दी हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आपने कैंडल यहाँ पर जलाई है बट पिघल ये सारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। एंड जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कंडक्शन। इसको हम कंडक्शन कहते हैं, एंड सेम यही प्रोसेस है। अब कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब सेम प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर हो रही है बट ये लिक्विड और गैसेज में हो रही है। तो जो सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कंडक्शन कहते हैं, एंड जब लिक्विड और गैसेस में, लिक्विड में आप वाटर ले सकते हो। ठीक है, तो जब वाटर में हीट जो है ट्रांसफर होती है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब वाटर में कैसे हीट ट्रांसफर हो सकती है? तो हो सकती है जब आप वाटर बॉईल करते हो, जब हवा में जो गैसेज होती हैं वो गर्म होती हैं। वो कैसे होती हैं गर्म? ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि ये एक जार है जिसमें वाटर ले रखा है आपने। अब क्या हुआ, यहाँ से जलाई आग, नीचे वाला वाटर क्या हो गया? बहुत गर्म हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ही आग जलाने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया। ये वाटर पूरा बॉईल कैसे होता है? ये टेम्परेचर यहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर हो गया कि ये जो वाटर है ये ऊपर उठने लगा, ये वाटर ऊपर, गर्म वाटर ऊपर उठने लगा, ये गर्म वाटर यहाँ पर जाकर कलेक्ट हो गया। अब जो ऊपर का ठंडा वाटर है ये साइड साइड से नीचे आने लग गया, साइड साइड से नीचे आने लग गया। फिर जब ये गर्म हुआ तो ये फिर ऊपर जाने लग गया, फिर साइड साइड से ठंडा आने लग गया। तो कोल्ड वाटर फ्रॉम साइड ऑक्यूपाइज द स्पेस लेफ्ट बाय हीटेड वाटर। जो जगह हीट वाटर ने छोड़ी है वो कोल्ड वाटर साइड से आकर ले लेगा। ये जो प्रोसेस है इसको कन्वेक्शन कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे वाटर बॉईल होता है, इसी तरीके से होता है। ठीक है, एंड जब ये वाटर ऊपर आ रहा होता है तो उसी के आप बबल्स देखते हो। ठीक है, ये तो हो गया लिक्विड में। गैसेस में क्या होता है? गैसेस में भी सेम होता है। ये लैंड है, ये सी है, लैंड के ऊपर, लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई, समझ लो इसके नीचे आग है लैंड के नीचे, तो उसकी जो ऊपर की हवा है यहाँ से उड़ेगी।
ठीक है, वो इधर जाएगी और इधर की इधर आएगी। तो ये जो लिक्विड और गैसेस में जो होता है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। सेम इस तरीके का कुछ फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में बन रखा है जो कि यही चीज़ एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है रेडिएशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ मीडियम। अब ये मीडियम क्या होता है? मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, मीडियम बेसिकली होता है आपके आसपास कुछ प्रेजेंट है, जैसे हवा, हवा क्या है? एक मीडियम है। ठीक है, वाटर, वाटर क्या है? एक मीडियम है। डायमंड, डायमंड क्या है? एक मीडियम है। वुड, वुड क्या है? एक मीडियम है। ये सारी चीज़ एक मीडियम है। अब हम बात करते हैं स्पेस की। स्पेस में कुछ नहीं है, स्पेस क्या है? एक वैक्यूम है। ठीक है, वहाँ पर ना एयर प्रेजेंट है, वहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। फिर भी जो है सन से धूप हमारे अर्थ तक कैसे पहुँचती है जब कुछ मीडियम ही नहीं है? तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर्ड होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, बट बिना किसी मीडियम के, बिना किसी मीडियम के। हमारे अर्थ में तो हवा है, जो चीज़ हो रहा है यहाँ पर, जो प्रोसेस हो रहा है ये हवा से हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है लिक्विड में हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है सॉलिड में। समझ लो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट है, तब जो प्रोसेस होता है उसको हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हीट, इसका एक ही एग्जांपल है, हीट सन फ्रॉम रीचेस टू अर्थ बाय द रेडिएशन। जो सन की हवा, जो सन की हीट है वो अर्थ तक पहुंचती है किस प्रोसेस से? रेडिएशन के प्रोसेस से। जितने भी हॉट बॉडीज़ है वो सारी हीट रेडिएट करती हैं। ओके, ऐसा मत समझना कि अर्थ पर जो है मीडियम है, अर्थ पर मीडियम है, बट फिर भी अगर ये प्रोसेस हो रहा है हॉट बॉडीज़ में, ये हीटिंग का, तो भी हम उसको रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सन जो है हीट देता है वैक्यूम में, इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। ये अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पेन दे दिया जाएगा, अब बोलेगा इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन बताओ। तो कंडक्शन है ये, ठीक है, जो सॉलिड में हो रहा है। कन्वेक्शन है ये, जो गैसेस और लिक्विड में हो रहा है। रेडिएशन है ये चीज़ जो इधर से, मतलब आपने यहाँ पर समझ लो बहुत ऊंचे पे चढ़ा रखा है अपना पेन, एंड बहुत नीचे पे ये है आपके बर्नर, तो वो जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है हीट, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। भले मीडियम है बट फिर भी हम रेडिएशन इसको कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, लास्ट टॉपिक है। इसमें हमने बस थर्मामीटर, कंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ा है। अब सी ब्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सी ब्रीज बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, डे टाइम पे होती है, बड़े बड़े अक्षरों में। जैसे ही आपको डे याद आएगा सारा प्रोसेस आपको याद आ जाएगा। वार्म एयर अबव द लैंड, गर्म हवा किसके ऊपर होगी? लैंड के ऊपर होगी कि सी के ऊपर होगी? लैंड के ऊपर होगी। क्यों होगी? क्योंकि लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। ये लैंड है एंड ये सी है, तो लैंड के ऊपर वाली एयर जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो गई, तो वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस, ये उठने लगेगी एंड मूव टुवर्ड्स द सी, और सी की तरफ मूव करने लगेगी। एंड कूलर एयर अबव द सी, और जो सी के ऊपर ठंडी एयर है, मूव टुवर्ड्स द लैंड। इसके आगे आपका काम है लिखना है, दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज, इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। डे के टाइम पे जो वार्म एयर है लैंड के ऊपर, ये उठेगी, सी की तरफ चलेगी, एंड कूलर एयर जो सी के ऊपर है वो लैंड की तरफ चलेगी। ठीक है, ये सी ब्रीज है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से नहीं एक्सप्लेन करूंगी कंफ्यूज करने के लिए। ये जो लैंड है, लैंड के ऊपर की हवा उठी, ठीक है, उठी, सी की तरफ चली गई, सी की ठंडी हवा इधर चली गई। ये डे के टाइम पे होता है। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम पर, बट फिर साइड में लिख लेना ब्रैकेट में एक्चुअली किसी भी अलग कलर पेन से। ठीक है, नाइट में होता है। नाइट में फिर से लैंड जल्दी ठंडी हो गई, लैंड फिर से जल्दी ठंडी हो गई, तो कूलर एयर अबव द लैंड, जो लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा है ये किसकी तरफ जाएगी? मूव टू सी, एंड वार्म एयर अबव द सी मूव टू, यहाँ पर काट कर लिख लेना लैंड। ओके, ये है लैंड ब्रीज। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ठंडी हवा है, यहाँ पर ठंडी हवा है। अब सी अपने जो है, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, अब इसको भी तो ठंडा करना है, ये ठंडा हो गया जल्दी, अब इसको भी ठंडा करना है, तो ये कैसे होगा? इसके ऊपर की हवा जो है उठेगी एंड ये इसकी तरफ जाएगी। ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस हो गया है। ठीक है, वार्म एयर फ्रॉम द ओशन। ओके, तो ये इधर जाएगी एंड इसकी कूलर एयर यहाँ पर आएगी। हो गया? एक्चुअली ये सही है, यस। यहाँ पर क्या है? वार्म एयर उठेगी यहाँ से। अब देखो दोपहर में ये सी को बहुत मुश्किल से लैंड ने गर्म किया था, सी ब्रीज कर कर, बट अब जो है ठंडा भी करना है, तो जितनी भी वार्म एयर वो सारी उठेंगी एंड लैंड की तरफ मूव कर जाएंगी, एंड कूल एयर सी की तरफ। सो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और ऐड होता है, डार्क कलर्ड क्लोथ और लाइट कलर्ड क्लोथ का, जो कि एक क्वेश्चन बनता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि क्यों हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स विंटर में पहनते हैं एंड क्यों हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स समर में पहनते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ क्या होते हैं? एब्जॉर्ब्ड मोर हीट,
ये अपने अंदर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लैक, ये सारे जो कलर्स होते हैं ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम इनको पहनते हैं क्योंकि हमें अंदर से गर्म फील करवाना है ठंडियों में। अब लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देयर फॉर वी फील द मोर कंफर्टेबल। अब ऐसा नहीं है कि लाइट कलर क्लोथ्स अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द हीट ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये हीट आई इनके ऊपर, इन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये हीट यहाँ से आ रही है, इन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, और बहुत सारी हीट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि लाइट कलर क्लोथ समर में पहने। अब वूल क्या है, एक बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट का, ये बात आपको भी पता है, इसलिए तो हम सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हैं जो कि ऊन के बने हुए हैं। अब होता क्या है बेसिकली, ये है आपका, आपने ऊन है, 2-3 ऊनों से बनता है, एक ऊन से तो नहीं बनता, मतलब लेयर्स में बनता है, ठीक है, ये समझ लो एक लेयर है एंड ये दूसरी लेयर है। ओके, यहाँ पे तो ख़राब हो गया, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है, ये ऊन की ही है, ठीक है, आपने जो आपके जो स्वेटर बनाए ये उसी की लेयर है, आपकी नीटिंग होती है ना स्वेटर में, ये है। अब क्या हुआ, एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, ये जो वूल के फाइबर्स हैं इसके बीच में हवा जो होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है, कैद हो जाती है। एंड जब ये हवा कैद हो जाती है, तो जब आप भी किसी रूम में बहुत देर से बंद होते हो तो वहाँ पर आपको क्या लगने लगती है, गर्मी सी लगने लगती है, तो ये भी क्या होती है, ये हवा भी गर्म हो जाती है, एंड जैसा कि ट्रैप हो चुकी है अब ये बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, तो ये जो गर्म हवा है अब ये हमको बचाएगी बाहर की ठंडी हवा से। तो द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ अ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, जो ठंडी सराउंडिंग है उससे ये हमें जो हीट है ये बचाएगी, सो वी फील वार्म, और इसी वजह से हमें जो है गर्म सा फील होता है। आई होप आपने ये नोट्स अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे, एंड एनसीईआरटी बुक को भी जो मैंने समझाया है उसके अंदर जो इतनी भी एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है इस चैप्टर का वो भी देखना, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस शेप के लिख सकते हो बट समझ के, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, ठीक है, तो इसलिए समझना बहुत। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।